नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीडियो गुरु के इस लेक्चर सीरीज में। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर बेस्ड होगा। एग्जाम में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, उनके मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर या उनका जो एस्टेब्लिशमेंट डेट होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वह किस लिए वर्क करता है या उसका उद्देश्य क्या है। तो एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनको शुरू करेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग यूनाइटेड नेशन से यानी कि संयुक्त राष्ट्र से। बात की जाए इसकी तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में यानी कि 1947। दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको याद रखना होगा। कई बार ईयर सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन है, स्थापना हुई है 1945 में। बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की। इसके बारे में कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कि हमारे सामने है कि संयुक्त राष्ट्र के मिशन और कार्य को इसके स्थापना चार्टर में निहित उद्देश्य हैं और सिद्धांत हैं के द्वारा निर्देशित किया जाता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो भी कार्यान्वयन होता है, उसकी जो भी वर्किंग होती है वो इसके स्थापना चार्टर के अनुसार चलती है। चार्टर में जो भी चीजें लिखी गई हैं उसके अनुसार ही संयुक्त राष्ट्र काम करता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट यहां पर देखने की बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, जैसे हम कहते हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो याद रखना है, इसके नाम के बारे में पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन है, और उन्हें कहा जाता है महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस का जो भी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। और करंट सिनेरियो की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस, जी हाँ एंटोनियो गुटेरेस इसके इस समय महासचिव हैं। सीधा एक नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि इसके इस समय करंट में मेंबर कितने हैं, कितने देश संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा हैं। तो 14 जुलाई 2011 को एक कंट्री है, नाम है दक्षिण सूडान यानी कि साउथ सूडान को शामिल करने के साथ ही वर्तमान में इस समय करंट सिनेरियो में टोटल 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। तो ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देयर इज हाउ मेनी मेंबर्स देयर आर इन दी यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के कुल कितने सदस्य देश हैं, तब आपको आंसर वहां पर देना होगा 193। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें भी समझेंगे। जैसे कि हमारे सामने लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के 5 संस्थापक सदस्य जो कि 5 इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, वो कौन कौन से हैं? चीन है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूएसएसआर है यानी कि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे आज हम रशिया के नाम से भी जानते हैं। उस समय सोवियत यूनियन के नाम से रशिया को जाना जाता था। जो कंट्री रशिया का पार्ट होते थे, रूस के अधिकार क्षेत्र में आते थे, उन सबको मिलाकर यूएसएसआर का गठन होता था, जिसे आज रूस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बाकी कंट्रीज का विघटन हो चुका है, वो अलग हो चुके हैं। तो उस समय 5 कंट्रीज थे, ठीक है, जिन्हें परमानेंट मेंबर यानी कि 5P के नाम से भी जाना जाता था। परमानेंट 5 मेंबर यानी कि P5। तो P5 कंट्री कौन कौन से, उनके नाम को आपको लर्न करना होगा। चीन है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूएसएसआर उस समय था, लेकिन इस समय अगर हम बात करेंगे तो रशिया कहेंगे, रूस कहेंगे। हाल ही के दिनों की बात की जाए तो आतंकवादी मसूद अजहर को हमने क्या किया, एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की। वहां पर चाइना ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि चाइना संयुक्त राष्ट्र का एक परमानेंट मेंबर है, वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए उस निर्णय पर रोक लगा दिया। तो ये पूरा जो करंट सिनेरियो है कहीं ना कहीं यहां से शुरू होता है कि कोई भी निर्णय अगर इन 5 देशों को मंजूर नहीं है, यानी कि किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए कि हमें मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराना है, तो यहां पर हमें 5 के 5 कंट्रीज के अप्रूवल की जरूरत होगी। अगर कोई भी एक कंट्री या कोई भी एक फाउंडिंग मेंबर उस बात से सहमत नहीं है, उस प्रस्ताव से सहमत नहीं है, तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है और इस चीज को रोक सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनको बेहतर शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिससे उन्हें अपने हितों के लिए गलत लगने वाले जो भी फैसले हैं, निर्णय हैं, उन्हें रोकने की अनुमति मिली हुई है। और चाइना को ऐसा लगा कि उसे मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नहीं घोषित कराना है, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान का बिल्कुल करीबी मित्र है, हर समय उसका साझेदार बना हुआ है। और पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना लेकर आया है, उसे
उसमें चाइना का काफी ज्यादा प्रॉफिट लगा हुआ है, काफी ज्यादा बिजनेस लगा हुआ है जो कि उसने पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर यहां पर मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराया जाता है तो कई ऐसे परियोजनाएं हैं जो पाकिस्तान में लटक सकती हैं चाइना की। तो अपने उस पर्टिकुलर सिनेरियो से, उस एंगल से कहीं ना कहीं चाइना ने अभी तक वीटो पावर का इस्तेमाल करके मसूद अजहर को यहां पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं होने दिया। तो संयुक्त राष्ट्र के पांचों कंट्री जब तक सहमत ना हो, पांचों जो फाउंडिंग मेंबर हैं 5P कंट्रीज हैं, जब तक ये सहमत नहीं होंगे, जब तक ये किसी प्रस्ताव पर एक साथ एक मत में आंसर नहीं करेंगे, प्रस्ताव को पास नहीं करेंगे, वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। कोई भी कंट्री इन पांचों में से वहां पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। चलिए ये इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां है। तो अमेरिका यानी कि यूएसए में जो न्यूयॉर्क सिटी है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड, वियना यानी कि ऑस्ट्रेलिया और नैरोबी यानी कि केन्या में 3 अतिरिक्त सहायक और रीजनल ऑफिस भी हैं। आप इनको चाहे जिस नाम से पुकार लीजिए। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। मेन हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क सिटी में है और इसके अलावा जो आपके रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वो कहां कहां है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रेलिया और नैरोबी केन्या। आगे बढ़ेंगे, ये इंग्लिश में सभी हेडक्वार्टर्स की बात की गई आप सभी के सामने। अब बात करते हैं इसके बारे में, इसके जो अलग अलग पार्ट हैं या इनके कितने अंग हैं, जितने इनके अलग अलग ब्रांचेज में ये कह लूं या भाग में कह लूं, या मैं इसके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनके बारे में बात कर लूं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य भाग हैं महासभा यानी कि जनरल असेंबली, ठीक है। इसके बाद सुरक्षा परिषद यानी कि द सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद है आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके साथ ही साथ ट्रस्टीशिप परिषद भी है यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है। और लास्ट में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये रहा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और एक और बाकी है वो है संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट। तो टोटल यहां पर हम लोग बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन के कुल मिलाकर 6 अंग हैं यानी कि 6 ऑर्गन है। ये आपको याद रखना होगा। एक एक करके उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर सीरीज में। बात की जाएगी सबसे पहले जनरल असेंबली की यानी कि महासभा की। महासभा जो संयुक्त राष्ट्र की होती है, जितने भी मुख्य विचार विमर्श होते हैं, जितनी भी नीतियों का निर्धारण होता है, पॉलिसी जितनी भी बनाई जाती हैं और जितने भी उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये उसका मेन पार्ट होता है जनरल असेंबली, जो कि आपको यहां पर दिख रही है, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में कि संयुक्त राष्ट्र के जितने भी कंट्री हैं, टोटल कितने हैं? 193। हमने देखा था कि साउथ सूडान को ऐड करने के बाद टोटल यहां पर मेंबर कंट्री कितने हुए थे? 193 का प्रतिनिधित्व महासभा के द्वारा किया जाता है। यानी कि जनरल असेंबली में टोटल 193 देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो बैठते हैं और अपने अपने कंट्री का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो इसे एक सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मेकिंग इट द ओनली यूएन बॉडी विद द यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि ये इकलौती यूएन की ऐसी बॉडी है, ऐसा अंग है जिसके पास यूनिवर्सल या ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है। तो याद रखना है, महासभा के सारे जो मेंबर होते हैं वो यूएन के सभी मेंबर्स महासभा के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी काउंट होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में और क्या जानकारी है हमारे पास। महासभा की बात की जाए जनरल असेंबली की, तो प्रत्येक वर्ष हर साल कार्यालय के 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए महासभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव करती है। यानी कि जनरल असेंबली 1 साल के लिए अपने जो भी महासभा का जो भी जनरल सेक्रेटरी है उसका चुनाव 1 साल के लिए करती है। और वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो वो है मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा। ये नाम आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा, ये नाम आपको याद रखना होगा। महासभा जो कि जनरल असेंबली है उसकी अध्यक्ष हैं वर्तमान। आगे बढ़ते हैं, सुरक्षा परिषद की बात करेंगे यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल की जो जिम्मेदारी होती है, सबसे ज्यादा जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो है जो कि आपके संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है उसके तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव करना। यानी कि पूरे विश्व में शांति यानी कि पीस बनाए रखना और सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी को बनाए रखना, ये सबसे बड़ा, जैसा कि इसके नाम से ही बयां हो रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल। तो नाम से समझ जाइएगा इसका काम है पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सिक्योरिटी और पीस बनाए रखना, इसका मेन वर्क हो जाएगा। टोटल यहां पर मेंबर्स की बात कर लें तो कुल 15 सदस्य होंगे, कुल 15 मेंबर हैं यहां पर, लेकिन उन 15 में से 5 आपके स्थायी हैं जो कि हमने पहले भी देखे थे,
ठीक है, जो कि हमने यूएन के दौरान देखे थे, 5 आपके कंट्री अलग अलग, और उसके साथ साथ 10 जो है वो गैर स्थायी सदस्य भी हैं, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं। अब भारत क्या सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर है या नॉन परमानेंट मेंबर है? तो आंसर आपका रहेगा कि भारत सुरक्षा परिषद का नॉन परमानेंट यानी कि गैर स्थायी सदस्य है। भारत कई बार ये कोशिश कर चुका है कि वह सुरक्षा परिषद का एक परमानेंट मेंबर बन सके, लेकिन अभी तक वो सफल नहीं हुआ है। जितने भी कंट्री हैं यहां पर, उन सभी कंट्री का किसी भी प्रस्ताव को पास करने में, उसके लिए वोटिंग करने में जो मत होता है, वोट होता है, वो एक काउंट होता है, यानी कि एक कंट्री एक वोट से यहां पर सारे प्रस्ताव पास किए जाते हैं। चलिए अब बात करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। नाम से समझिएगा, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, सोशल यानी कि सामाजिक। अब इसके काम जो भी होंगे वो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे। कौन कौन से क्षेत्र? इकोनॉमी और सोशल, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है आर्थिक और सामाजिक परिषद समन्वय बनाना, नीति की समीक्षा करना, नीतिगत वार्ताएं करना, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के लिए एक प्रमुख निकाय है। यानी कि इसका जो मेन जो पॉइंट है वो ही जितनी भी आपके इकोनॉमिक सिचुएशन है या उसके साथ ही साथ जो भी आपके सोशल वर्क है उन पर ध्यान देना इसका मेन वर्क हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो भी पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, उनके लिए कोऑर्डिनेशन करना, पॉलिसी रिव्यू करना, पॉलिसी डायलॉग बनाना, रिकमेंडेशन, सुझाव देना, ये एक संस्था का काम हो जाएगा। तो समाज की भलाई के लिए जितने भी सोशल आपके मुद्दे हैं, लाइक एनवायरमेंट है या इसी से जुड़े हुए, उनकी भलाई के लिए सुझाव देना और इकोनॉमी से जुड़े हुए, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीजों पर ध्यान देना इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का काम हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके टोटल कितने मेंबर हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, इसके टोटल 54 मेंबर हैं, 54 सदस्य हैं। यूएन के कुल कितने मेंबर हैं? तो 193, लेकिन यहां पर टोटल नहीं है, यहां पर आपको याद रखना है इसके जो मेंबर हैं सभी के सभी यहां पर मेंबर नहीं है, यहां पर 54 मेंबर होंगे और 3 वर्ष की अवधि के लिए महासभा द्वारा निर्वाचित है। यानी कि इसमें से 3 वर्ष की अवधि के लिए महासभा द्वारा निर्वाचित 54 सदस्य हैं जो कि 3 साल के लिए चुने जाते हैं, यह आपको याद रखना है। तो करंट सिनेरियो में कुल कितने हैं? करंट सिनेरियो में टोटल 54 है, आपको यह याद रखना है। कितने साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं? 3 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। आगे बात करेंगे, बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल की, ठीक है। हिंदी में कहेंगे तो न्यास परिषद। इसकी स्थापना भी 1945 में ही हुई थी और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा ही हुई थी, और जो आपका उसका अध्याय था वो है आपका 30 नंबर जो अध्याय था उसके तहत हुई थी। तो ईयर पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अगर याद रख सके तो यूएन के चार्टर संख्या जो अध्याय थी वो थी 13, जिसके तहत इसको स्थापित किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। इसका संचालन, इसका जो ऑपरेशन था बीच में रोक दिया गया था, जैसे कि यहां पर लिखा भी हुआ है। न्यास परिषद ने 1 नवंबर 1994 को संचालन स्थगित कर दिया गया था, इसे सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन आगे चल के 25 मई 1994 को अपनाए गए एक प्रस्ताव के द्वारा परिषद ने प्रतिवर्ष सभा करने की बाध्यता को हटाने के लिए अपने प्रक्रिया नियम में संशोधन किया और आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, आवश्यकता के अनुरूप सभा बुलाने पर अपनी सहमति व्यक्त की। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि ट्रस्टीशिप काउंसिल ने 1 नवंबर 1994 को अपना जो संचालन था, ऑपरेशन था, उसे स्थगित कर दिया था, उसे वापस ठीक किया गया, उसे वापस से शुरू किया गया। तारीख थी 25 मई 1994 को। अपने एक प्रस्ताव के द्वारा परिषद ने क्या किया कि जो प्रति वर्ष सभा करने की जो बाध्यता थी कि भाई हाँ 1 साल में 1 सभा करनी ही करनी है, उन जो भी उनके रूल्स थे उसमें ढील दी गई, उसमें थोड़ा सा छूट दी गई और यहां पर क्या किया कि जब जरूरत होगी, जब जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से ही सभा बुलाई जाएगी। तो यहां पर जो नेसेसरी था कि 1 साल में 1 बार यहां पर मीटिंग होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। और उन्होंने क्या किया, इन नियमों में ढील दी और जब जरूरत पड़ेगी तब यहां पर ट्रस्टीशिप काउंसिल की सभा बुलाई जाएगी, नहीं तो नहीं। और इस बात पर ट्रस्टीशिप काउंसिल के सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की और जो भी हामी थी वो भर दी। अब बात करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की। यह भी यूएन का ही पार्ट है और एक बात आपको याद रखनी है कि यह यूएन का एक जुडिशियल बॉडी है, यानी कि न्यायिक अंग है, यह आपको याद रखना है। जैसे कि यहां पर लिखा भी हुआ है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी संस्था या इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूएन का एक तरह से जुडिशियल ऑर्गन है, और एग्जाम में आपको वहां पर ऑप्शंस में काफी सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे और वहां पर आपको राइट आंसर करना होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां है। इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में लोकेटेड है, जो कि एक पीस पैलेस के नाम से जाना जाता है। और जितने भी यूएन के अंग हैं, पार्ट हैं, ऑर्गन हैं, उनमें से इकलौता यही है जो कि न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। यानी कि बाकी के सभी जो ऑर्गन हैं, पार्ट हैं यूएन के, वो सभी के सभी न्यूयॉर्क में ही लोकेटेड है। लेकिन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपका द हेग नीदरलैंड में लोकेटेड है। यह पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे इसी संस्था के बारे में। न्यायालय की जो भूमिका है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों और सलाह देने की जो व्यवस्था है उसे व्यवस्थित करना है, ठीक है। अब बात यहां पर आपको समझ में आ गई होगी कि जितने भी सदस्य देश होते हैं इस पर्टिकुलर काउंसिल में, इस पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जितने भी सदस्य हैं, अगर उनके बीच में कोई भी विवाद हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वो सलाह मशवरे के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं और उन्हें वहां पर कानूनी सलाह या केस चलाने की अनुमति भी मिल सकती है। पाकिस्तान ने भी कई बार हिंदुस्तान को द हेग स्थित नीदरलैंड में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें भारत को कई बार खींचा है। और कई जो हमारी रिवर्स के ऊपर जो डैम्स वगैरह लोकेटेड हैं पंजाब के रीजन में, जम्मू कश्मीर के रीजन में, उसकी वजह से जो सिंधु जल समझौता है उसकी वजह से कई बार भारत को वहां पर केस फाइल किया पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं यहां पर, अगर उनके बीच में कोई भी विवाद हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, टेंशन क्रिएट होती है, तो जिस तरह से हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है कि भाई हमारे पास आइए, हम आपको न्याय देंगे, उसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काम करता है। बात करेंगे सेक्रेटरीट की, यानी कि सचिवालय की। यूएन के सचिवालय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और हजारों अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी इसमें शामिल हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों को अंजाम देते हैं। यानी कि सेक्रेटरीट का मतलब है सचिवालय, यूएन का सचिवालय, जो कि दिन प्रतिदिन यानी कि डे टू डे के जो भी वर्क होते हैं उनको कंडक्ट करता है, ठीक है। जिस तरह से हमारे यहां विधानसभा, विधान भवन भी होते हैं, वहां पर भी सेक्रेटरीट होते हैं, सचिवालय होते हैं, वहां पर रोजमर्रा के काम होते हैं। उसी तरह यूएन के भी जो रोजमर्रा के काम होते हैं उन्हें कहां अंजाम दिया जाता है, वो सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय में अंजाम दिए जाते हैं। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे 5 साल के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी कि सेक्रेटरीट को देखने के लिए, सचिवालय को देखने के लिए जो बंदा होता है उसे क्या कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ बात यहां पर यूएन के कर्मचारियों की हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र के जितने भी कर्मचारी सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय चर्चा पर भर्ती किए जाते हैं, स्थानीय स्तर पर भर्ती किए जाते हैं। यानी कि यूएन पूरी दुनिया में काम करता है, तो वहां पर जिन भी लोगों की नियुक्ति की जाती है वो इंटरनेशनल लेवल से भी होती है और लोकल लेवल से भी, यानी कि स्थानीय स्तर पर भी होती है। और वे ड्यूटी स्टेशनों और दुनिया भर के शांति अभियानों में भी काम करते हैं। भारत की फौज भी, भारत की सेना भी यूएन के जो शांति कार्यक्रम होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करती है। और कई बार वो ऐसी परिस्थितियों में भी काम करते हैं जो इनह्यूमन होती हैं, यानी कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। और ऐसी सिचुएशन में काम करने की वजह से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से ही सैकड़ों बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने अपनी सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर भी कर दिए हैं यूएन के लिए काम करते करते। तो ये सारी बातें यूएन के क्रम में ही हो रही थी। हमने सभी ऑर्गन की बात की जो कि यूएन के हैं, जितने भी ऑर्गन थे उनके बारे में डिस्कशन किया। टोटल 6 ऑर्गन हैं, 6 भाग हैं यूनाइटेड नेशन के। उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, उन सभी के हेडक्वार्टर, उनके स्टैब्लिशमेंट ईयर और उनके जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर सदस्य हैं, उन सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया। उम्मीद है यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ और चीजों के बारे में, यूएन के बारे में। हमने अभी तक भाषाओं के बारे में बात नहीं की थी, यानी कि लैंग्वेज। याद रखना है संयुक्त राष्ट्र की टोटल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ये हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन जो उसका सेक्रेटरीट है, यानी कि उसका जो सचिवालय है, वो 2 ही भाषाओं में कामकाज करता है, वो है अंग्रेजी और फारसीसी। फारसीसी नहीं, माफी चाहेंगे, फ्रांसीसी। तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी ये 2 भाषाएं वहां पर काम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। लेकिन टोटल जो आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो आपके सामने है, अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है। तो दोनों को याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्किंग लैंग्वेज कौन कौन सी है यूएन के सेक्रेटरीट में, तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी आंसर लगाना है। टोटल कितनी है, तो 6 आंसर लगाना होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के कुछ फंड और कार्यक्रम्स के बारे में। क्या क्या है, एक एक करके उनके बारे में भी नजर दौड़ाएंगे। फंड्स और प्रोग्राम, यानी कि फंड्स एंड प्रोग्राम्स में सबसे पहले बात करेंगे तो करेंगे यूएनडीपी की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या है, आप पहले ये देखेंगे कि यह कुल कितने देशों में काम करता है। तो यूएनडीपी लगभग 170 से भी ज्यादा देशों और क्षेत्रों में काम करता है।
किस लिए काम करता है, क्या ये बदलाव लाना चाहता है, क्या ये विकास के ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम है। तो वहां पर गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, असमानता को दूर करने के लिए, इनइक्वालिटी जो है उसको कम करने के लिए, बदलाव लाने के लिए, एक नया जोश, अगर हम बात करें उन क्षेत्रों में जो काफी पिछड़े हुए हैं उन्हें आधुनिकता के साथ अगर जोड़ना है, इन सारी चीजों के लिए काम करता है यूएनडीपी, ताकि वो जो पर्टिकुलर कंट्री है वह प्रगति, अपनी ग्रोथ बनाए रखे। तो यूएनडीपी के तहत गरीबी उन्मूलन के लिए और असमानता यानी कि इनइक्वालिटी को कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि यूएन चलाता है विभिन्न देशों में। साथ ही साथ एक फंड की भी बात करते हैं जो कि एक कोर्स है, यानी कि यूनिसेफ की बात यहां पर हो रही है। यूनिसेफ की बात करें, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी कि यूनिसेफ। ठीक है, हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को शुरू किया गया था। यह आपको याद रखना है। कब बनाया गया था यूनिसेफ फंड, तो आपको याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को। और क्यों बनाया गया था, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप सभी को याद है, 1940 से 45 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका चला था। उसी क्रम में अगर हम बात करें 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ आपका, तो उसके बाद जो देश तबाह हुए थे, बर्बाद हो गए थे, उन देशों में बच्चे जो थे और उनकी जो माताएं थी उनको आपातकालीन भोजन, यानी कि अगर वो भूख से मर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे देश थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तबाह हो गए थे पूरी तरह के, वहां से खाने तक के लोग वहां पर मोहताज हो गए थे। तो उनके लिए जो भी आपातकालीन भोजन की व्यवस्था है, उनके स्वास्थ्य, उनको सेवाएं चाहिए, उन सभी को प्रोवाइड करने के लिए यूनिसेफ नामक ये कोष यानी कि फंड बनाया गया था, याद रखेंगे। साथ ही साथ यूनिसेफ 190 और क्षेत्रों में अगर हम बात करें, 190 देश हैं क्षेत्रों में बच्चों के जीवन को बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने, यानी कि केवल भूख मिटाना इसका काम नहीं है, बच्चों के जीवन को बचाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनकी जो भी सामर्थ्य है उनको पूरा करना, उनकी मदद करने के लिए बनाया गया एक फंड है जो कि यूएन के द्वारा चलाया जाता है। यह आपको याद रखना है।